कल्पना कीजिए किसी चुनाव क्षेत्र में 1 लाख लोगों ने मतदान किया, जिसमें से 40,000 लोगों ने नोटा दबाया और बाकी के 60,000 वोट अलग अलग उम्मीदवारों में बटे। 20,000 वोट प्राप्त करने वाला कोई उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है और वो देश की पार्लियामेंट या राज्य की विधानसभा में जाकर बैठ जाता है। तो ऐसे में उन 40,000 नोटा वोट्स की वैल्यू क्या है? तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि नोटा क्या सिर्फ लोकतंत्र में एज ए वेपन यूज कर सकते हैं या फिर लोग राजनीतिक असंतोष को शांत करने का सिर्फ एक तरीका है। तो आज हम नोटा की राजनीति, चुनाव आयोग की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले और संविधान और अन्य लोकतांत्रिक देशों से इसकी तुलना करेंगे। आखिर हमें नोटा की जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय लोकतंत्र की विशेषता यह है कि यहाँ पर सभी मतदाताओं को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया है। तो लोकतंत्र में मतदाताओं को सिर्फ चुनने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या वो अस्वीकार करने की क्षमता भी रखते हैं। और ऐसे में बहुत समय से, आज़ादी के बाद से 1952 जब हमारे यहाँ पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे पूरे देश में, तब मतदाताओं के सामने ये समस्या थी कि यदि किसी चुनाव क्षेत्र में उपलब्ध उम्मीदवारों में से यदि एक भी उम्मीदवार हमें पसंद ना हो तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या हम मतदान नहीं करें? और मतदान यदि नहीं करेंगे तो ये कभी पता नहीं लगेगा कि फलाना वोटर असंतुष्ट था या उदासीन था। और राजनीति विज्ञान के संदर्भ में इसे नेगेटिव वोट के पर्सन के रूप में वाद प्रस्तुत किया जाता है। और इसी संदर्भ में कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची और साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के हितों के लिए और लोगों के अधिकारों के लिए आए दिन अवेयरनेस कैंपेन आयोजित करता है और उनको जगाने का काम करता है। और उनसे जितने भी उनकी परिस्थितियां, मुश्किलात उनके सामने आ रही है, उनको वो नेशनल लेवल पे सुलझाने का प्रयास करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था कि लोकतंत्र में क्या सिर्फ राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू डिससेटिस्फेक्शन होना चाहिए या राइट टू रिजेक्ट भी होना चाहिए। यानी किसी चुनाव में यदि उपलब्ध उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार यदि हमें पसंद नहीं है तो हम कौन सा ऑप्शन चुनें जिससे हमारे राइट टू वोट का जो अधिकार मिला हुआ है उसको भी हम प्रयोग में ला सकें। और तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पहली बात तो वोटर्स की प्राइवेसी या गोपनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहले क्या होता था, जब आप गोपनीयता की बात करते थे तो आप या आप वोट देने के इच्छुक नहीं थे तो लोगों को या उम्मीदवारों को इसके बारे में पता लग जाता था और उसकी गोपनीयता उजागर हो जाती। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि रिजेक्ट वोट या उपलब्ध उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की कैपेबिलिटी भी वोटर्स के पास होनी चाहिए। राइट टू डिससेटिस्फेक्शन की जगह हम रिजेक्ट वोट का भी यूज कर सकते हैं। और चुनाव आयोग को उन्होंने निर्देश दिया कि ईवीएम में नोटा नन ऑफ द अबव यानी उपलब्ध उम्मीदवारों में से कोई भी नहीं जैसे ऑप्शंस ईवीएम में जोड़े गए, ताकि लोकतंत्र में कुछ नवाचार हो सके और राइट टू वोट एक अलग लेवल पे जाकर काम कर सके। और इसी संदर्भ में 2013 के बाद जितने भी हमारे यहाँ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें चुनाव आयोग ने ईवीएम में लास्ट ऑप्शन नोटा को जोड़ दिया है और उसके बाद सभी वोटर्स नोटा के रूप में अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने इसे रिजेक्ट वोट की तरह इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि राइट टू डिससेटिस्फेक्शन के रूप में इस्तेमाल किया कि यानी जनता या वोटर्स अपने असंतोष को शांत कर सकते हैं इसके माध्यम से, लेकिन इसका कोई कानूनी परिणाम नहीं निकलता। और इसीलिए लोकतंत्र में एक इल्यूजन भी चलता है कि यदि जितने वोट पड़े उसमें से यदि मेजोरिटी यानी 50% प्लस 1 यदि वोट नोटा के फेवर में चले जाते हैं या नोटा के बटन दबाए जाते हैं तो वो चुनाव
कैंसिल या स्थगित हो जाएगा, वहां फिर से री इलेक्शन होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ नोटा का सीमित प्रभाव है, उसे सिर्फ गिना जाता है, उसका प्रभाव माना नहीं जाता, यानी कोई भी चुनाव कैंसिल नहीं होता। और बेसिकली नोटा नन ऑफ द अबाउ, उपलब्ध उम्मीदवारों में से कोई भी नहीं। इसके कई कानूनी पटापेक्ष है और सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग या वोटर्स की डिमांड ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको लागू किया जाए। और इसके कुछ कारण थे कि पहली बात तो ये कि वोटर्स अपने राजनीतिक असंतोष को इसके माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। सेकंड, राजनीतिक दलों के ऊपर बेहतर उम्मीदवार देने का दबाव बढ़ेगा। राइट टू रिकॉल, यानी यदि कोई उम्मीदवार हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो स्विट्जरलैंड में जैसे चलता है तो राइट टू रिकॉल जैसे प्रावधान भी बहुत आगे की बात है। खैर ये कुछ चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों के ऊपर कुछ दबाव बढ़ा कुछ समय के लिए। लेकिन बाद में जब ये पता लगा कि नोटा का वास्तव में इंप्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है, इसका कानूनी परिणाम कुछ भी नहीं है, तो राजनीतिक दल वापस से फिर उसी स्थिति में आ गए। और नोटा मिलने के बाद भी वोटर्स जिस चीज की डिमांड कर रहे थे, लोकतंत्र में या संविधान में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) में जो राइट टू वोट की हम बात करते हैं, वो राइट टू रिजेक्ट की डिमांड कर रहे थे, वो राइट टू डिससेटिस्फेक्शन तक आकर सीमित हो गया। जैसे मान लीजिए ये नोटा इल्यूजन की तरह लोकतंत्र में किस तरीके से काम करता है, आप देखिए एक बार एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको कि यदि किसी चुनाव क्षेत्र में 1 लाख लोगों ने मतदान किया, उसमें से यदि 50,000 लोगों ने नोटा का बटन दबाया, उम्मीदवार ए को 20,000 वोट मिले, उम्मीदवार बी को और उम्मीदवार सी और डी को अन्य जो वोट्स थे वो डिवाइड कर दिए गए। तो ऐसे में 20,000 वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार ए चुनाव जीत जाता है और बाकी जो 50,000 वोट नोटा के रूप में यूज किए गए, उनका कोई कानूनी परिणाम या नतीजा नहीं निकला। मतदाता उदासीनता नजर आती है, लेकिन चूंकि उसका कानूनी परिणाम नहीं निकलता, इसलिए वो रिजेक्शन के रूप में अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब बात यह आती है कि यदि नोटा को इंप्लीमेंट कर दिया जाए एज ए राइट टू रिजेक्ट, इसके कुछ बेनिफिट हो सकते हैं। राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन यानी राजनीति का अपराधीकरण जो लगातार बढ़ रहा है, उस पर कुछ हद तक विराम लगे। राजनीतिक दलों के ऊपर बेहतर उम्मीदवार देने का दबाव बढ़ेगा। वोटर्स ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा जागरूक तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। निर्वाचन लड़ रहे उम्मीदवार ज्यादा बेहतर तरीके से रेस्पॉन्सिबल कैंडिडेट के रूप में बिहेव करेंगे। लोकतंत्र में बेसिकली 2 तरीके के मॉडल काम करते हैं, कंसेंट बेस्ड डेमोक्रेसी, सेकंड अकाउंटेबिलिटी बेस्ड डेमोक्रेसी। कंसेंट बेस्ड डेमोक्रेसी के अंदर जनता या मतदाता शासकों का चुनाव करती है और अकाउंटेबिलिटी बेस्ड डेमोक्रेसी के अंदर जनता उम्मीदवारों को चुनने के साथ साथ उनको दंडित भी कर सकती है। अब इसमें नोटा कंसेंट बेस्ड डेमोक्रेसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। यदि अकाउंटेबिलिटी बेस्ड डेमोक्रेसी के अंदर यदि नोटा को इंप्लीफाई किया जाता तो श्योरली रूप में उसे राइट टू डिससेटिस्फेक्शन की जगह राइट टू रिजेक्ट के रूप में प्रोवोक किया जाता। यानी जनता चुनने के साथ साथ उसे रिजेक्ट भी कर सकती है, नकार भी सकती है। तो ऐसे में राजनीतिक दलों को दूसरा कैंडिडेट वहां उतारना पड़ता, लेकिन ऐसा हमारे यहां नहीं हुआ। अब यदि नोटा को इलेक्शन कमीशन फेवरेबल ऑप्शन के रूप में इंप्लीमेंट कर देता एज ए राइट टू रिजेक्ट वोट, तो इसकी कुछ इंप्लीकेशंस, नेगेटिव इंप्लीकेशंस ये भी हो सकते हैं कि हमारी मशीनरी के ऊपर ज्यादा दबाव बढ़ता और जो चुनावों में हमारा जो पैसा खर्च होता है उसकी सीमा बहुत लंबी खींच सकती थी। यानी सरकारी मशीनरी के ऊपर ज्यादा दबाव बढ़ने की आशंका है, क्योंकि बार बार हमें चुनाव करवाने पड़ते। लोकतंत्र में कोई भी उम्मीदवार आदर्श नहीं होता, इसलिए जितने भी जैसे भी तरीके के उम्मीदवार है उन्हीं में से हमें चुनना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र एक आदर्श व्यवस्था नहीं है, ये अरस्तु ने भी कहा था। लेकिन हमारे पास जितनी भी उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं उनमें लोकतंत्र सर्वोत्तम है। इसके बहुत सारे लूज फॉल्स हैं, जैसे जिन लोगों को हम चुन सकते हैं उनको हम रिजेक्ट क्यों नहीं कर सकते? तभी तो वोटर्स की कामयाबी नजर आएगी और राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को उतारने की कोशिश करेंगे जो बेसिकली साफ छवि के हो, बेदाग छवि के हो, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो। और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बना सकते हैं जो नोटा आधारित अभियान चलाकर चुनावों में हेराफेरी या चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें फिर से री इलेक्शन कराने पड़ेंगे, तो हमारी मशीनरी के ऊपर काफी प्रेशर पड़ सकता है और बेसिकली हम चुनावों के चंगुल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे।
और हम पहले ही चुनावों में इस हद तक फंसे हुए हैं क्योंकि हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आए दिन हमारे यहाँ चुनावी व्यवस्था मशीनरी पूरी चुनावों में ही काम करती रहती है, जिससे ये कहा जाता है कि हमारे जो डेवलपमेंट गोल्स जो हमें अचीव करने हैं वो हम समय पर नहीं कर पाते। जनता के जो बेसिक इश्यूज है उनको चुनाव में उठाया जाता है, लेकिन वो रिजोल्व ही नहीं हो पाते क्योंकि इधर की सरकारी मशीनरी फिर वहां लग जाती है, वहां की मशीनरी वहां लग जाती है, और बेसिकली कुल मिला के जनता के अधिकारों का और जनता की बेसिक नीड्स का पटापेक्ष ही नहीं हो पाता। अब इस नोटा या नन ऑफ द अबाउ को अन्य लोकतांत्रिक देशों से तुलना करते हैं कि अन्य देशों में इसकी क्या व्यवस्थाएं हैं। एक समय तक रशिया में भी अगेंस्ट ऑल जैसे ऑप्शन उपलब्ध थे, यानी हम उपलब्ध उम्मीदवारों के विरोध में हैं। अमेरिका के नेवादा स्टेट में नन ऑफ द कैंडिडेट्स यानी NOTC जैसे विकल्प आज भी उपलब्ध है। कोलंबिया में ब्लैंक वोट, जिसे राइट टू रिजेक्ट भी कह सकते हैं, जैसे विकल्प उपलब्ध है। स्विट्जरलैंड के अंदर राइट टू रिकॉल, जो राइट टू रिजेक्ट से भी आगे का प्रावधान है, यानी यदि हमसे एक बार गलती हो गई, हमने उसको इलेक्ट कर दिया, तो उसके बावजूद भी हम उसको असेंबली या पार्लियामेंट से वापस बुला सकते हैं। यानी कुछ देशों में यदि नोटा के वोट किसी कैंडिडेट को मिले हुए वोट से ज्यादा हो जाते हैं तो वहां री इलेक्शन के प्रावधान है। अब सवाल ये है, भारत में नोटा के पास दंड देने की शक्ति नहीं है, वो सिर्फ गिना जाता है, उसका कोई कानूनी नतीजा या परिणाम नहीं निकलता। इसलिए कुछ राजनीतिक वैज्ञानिकों ने नोटा को टूथलेस टाइगर कहकर संबोधित किया है, यानी ऐसा बाघ जिसके दांत ही नहीं है, तो जब वो काट ही नहीं सकता तो परिणाम क्या बदल सकता। अब नोटा के रिजल्ट के कुछ रियल एग्जांपल्स देख। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कुछ सीटों पर जीत का जितना अंतर था उतना ही अंतर नोटा के रूप में लोगों ने प्रवोक किया, और राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा जैसे विधानसभा चुनावों में नोटा को बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया। आदिवासी क्षेत्रों में जब भी चुनाव होते हैं तो नोटा तीसरे या चौथा स्थान तक पहुंच जाता है, यानी राजनीतिक असंतोष के रूप में मतदाता काफी हद तक इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका कानूनी परिणाम या कानूनी नतीजा नहीं निकलता, इसलिए राजनीतिक दलों के व्यवहार में भी कोई ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं होता। आज भारतीय लोकतंत्र में नोटा एक विरोध का प्रतीक है, लेकिन परिवर्तन का उपकरण नहीं है। वो असंतोष को दर्ज करता है, लेकिन सत्ता को चुनौती नहीं देता। वह मतदाता को एक विकल्प प्रस्तुत करता है, लेकिन उसका कोई कानूनी परिणाम या नतीजा नहीं निकलता। इसीलिए जब भी आप अगली बार वोट कास्ट करने जाओ तो ईवीएम पर नोटा दबाने से पहले ये देखना कि ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है या लोकतंत्र का सबसे बड़ा भ्रम या इल्यूजन है। क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ जनता को उम्मीदवार या शासक चुनने का ही अधिकार नहीं है, बल्कि जिसे आप नहीं चुनते उसकी आवाज कितनी दूर तक सुनाई देती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट।